हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आई एम पनीक्षा भारद्वाज। तो आज के लेक्चर में हम क्लास 8 की एसएसटी के ज्योग्राफी का चैप्टर नंबर 5 दैट इज़ इंडस्ट्री इसको पढ़ने जा रहे हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। स्टार्टिंग में आपको यहाँ पे बताया है कि क्या आपने कभी सोचा है कि एक नोटबुक जो आप मतलब यूज़ करते हो लिखने के लिए, वो कितने लंबे प्रोसेस से बनकर आपके पास पहुँचती है। तो उसकी जो लाइफ है ना, नोटबुक की जो शुरुआत है वो कहाँ से शुरू होती है? पेड़ के एक पार्ट से। पेड़ को काटा जाता है, फिर उसका जो पल्प है वो ट्रांसपोर्ट किया जाता है मिल में। उसके बाद वुड को जो होती है, वुड होती है ट्री की, उसको प्रोसेस्ड किया जाता है और उसके उस प्रोसेस करने के बाद उसको कन्वर्ट किया जाता है वुड पल्प में। वुड पल्प को मिक्स किया जाता है केमिकल्स के साथ और फिर फाइनली उस पल्प को, जो पल्प के साथ केमिकल्स यूज़ किए गए थे, फाइनली उसको चेंज किया जाता है पेपर में मशीन्स के द्वारा। ये जो पेपर है ना, फिर उसके बाद इस पेपर को, ये जो पेपर बन के आया, इस पेपर को प्रेस में डाला जाता है, जहाँ पे इंक और केमिकल्स दोनों मिलकर उसके उस पेज के ऊपर प्रिंट करते हैं लाइंस की। ठीक है। देन उसके बाद जो पेजेस वो बनते हैं, जिसके ऊपर लाइंस वगैरह जो है वो आती है, प्रिंट की जाती है, उन पेजेस को बाउंड किया जाता है, इकट्ठा किया जाता है ताकि एक नोटबुक बनाई जा सके। फिर उस नोटबुक को पैक किया जाता है, मार्केट में बेचा जाता है, भेजा जाता है सेल के लिए, और फाइनली आज वो आपके हाथों में है। ठीक है। ये पूरा प्रोसेस आपको बताया है कि किस तरीके से आपको आपका जो मतलब पेड़ से लेके फाइनली आपकी एक फाइनल प्रोडक्ट आपके पास पहुंच के आता है। पेड़ से मतलब लकड़ी, लकड़ी से वुड बनाई, पेड़ से वुड बनी, वुड से पल्प, पल्प से फिर पल्प के साथ और केमिकल्स यूज़ किए, और उस केमिकल्स के यूज़ के साथ एक पेपर तैयार करके लाया गया मशीन्स के द्वारा। देन उसके बाद क्या हुआ, पेपर के ऊपर प्रिंट किया गया उन लाइंस को। ठीक है। इंक और केमिकल्स का यूज़ हुआ और पेपर के ऊपर लाइंस जो है वो डालेगी, और फिर इसको पैक किया, मार्केट में भेजा गया ताकि सेल हो सके। और फाइनली ये नोटबुक्स जो है आपके हाथों में, और इन नोटबुक्स के ऊपर आप क्या करते हैं, लिखते हैं। आगे क्या बोला गया है, सेकेंडरी एक्टिविटीज़ और मैन्युफैक्चरिंग। मैन्युफैक्चरिंग का मतलब ही होता है बनाना, और इसको क्या बोला जाता है, सेकेंडरी एक्टिविटीज़। क्योंकि सबसे पहले आपके पास रॉ मटेरियल आएगा, रॉ मटेरियल को मैन्युफैक्चर किया जाएगा। ठीक है। ये आ गया आपके पास प्राइमरी एक्टिविटी, और ये आ जाएगा आपके पास सेकेंडरी एक्टिविटी। और टेरिशरी एक्टिविटी क्या रहता है कि जब आपके पास सामान बन के तैयार हो जाता है, उसको बेचा जाता है, वो आ जाता है आपके पास टेरिशरी एक्टिविटी। अब यहाँ पे क्या बोला गया है, सेकेंडरी एक्टिविटी और मैन्युफैक्चरिंग क्या होता है, इसमें रॉ मटेरियल को चेंज किया जाता है आपके, ताकि उसको वैल्यू दी जा सके, लोग जो है उसको खरीद सके। ओके। एज यू हैव सीन पल्प, आपने जैसे देखा पल्प को चेंज किया गया है पेपर में, और पेपर से उसको चेंज किया गया नोटबुक में। इस चीज़ में आपने देखा होगा मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस जो है वो दो स्टेजेस से होकर गुजर रहा है। पहला क्या रहा, पल्प को चेंज किया पेपर में, फिर पेपर को चेंज किया नोटबुक में। फर्स्ट स्टेप ये रहा, सेकंड स्टेप ये रहा। तो ये दो आपके पास क्या आ गए, यहाँ पे ये आपके पास रॉ मटेरियल था, यहाँ पे इसको मैन्युफैक्चर किया। तो मैन्युफैक्चरिंग जो है वो दो प्रोसेस से होकर गुजरा है। ठीक है। देन उसके बाद आगे क्या बोला है, पेपर जो पल्प से पेपर पल्प जो है वो पेपर से बनता है, और कॉटन जो है वो आई थिंक मैंने उल्टा बोल दिया है। क्या है कि पेपर जो है वो पल्प से बनता है, और कपड़ा जो है वो कॉटन से बनता है। और इनको वैल्यू तब मिलती है जब इनकी मैन्युफैक्चरिंग हो जाती है। कॉटन की भी वैल्यू होती है, लेकिन उतनी वैल्यू नहीं होगी जितने कपड़े की होगी। पल्प की भी वैल्यू है, लेकिन उतनी नहीं जितनी पेपर की होगी। इसलिए इनको वैल्यू जो है वो तब मिलती है जब इसकी मैन्युफैक्चरिंग मतलब ये चीज़ें जो है मैन्युफैक्चरिंग के प्रोसेस से गुजरती हैं। उसके बाद इन दिस वे द फिनिश्ड प्रोडक्ट हैज़ मोर वैल्यू एंड यूटिलिटी देन द रॉ मटेरियल दैन इट इज़ मेड फ्रॉम। कहने का मतलब ये है कि जो फिनिश्ड प्रोडक्ट होगा ना, उसकी ज़्यादा वैल्यू होगी, उसको ज़्यादा यूटिलाइज किया जाएगा एज़ कम्पेयर टू रॉ मटेरियल। यानी कि जिससे वो बने हैं उसके कंपैरेटिवली जब वो बनकर तैयार हो जाएंगे, उसकी ज़्यादा वैल्यू होगी। जैसे यहाँ पे कॉटन, ठीक है, कॉटन की भी वैल्यू है, लेकिन कॉटन की वैल्यू कम है, लेकिन क्लॉथ की वैल्यू ज़्यादा रहेगी। इसलिए ये बोला गया है कि जो रॉ मटेरियल है ना, ये रॉ मटेरियल है, और ये आपके पास मैन्युफैक्चरिंग है या मैन्युफैक्चर्ड है। तो रॉ मटेरियल से मैन्युफैक्चर या फिनिश्ड प्रोडक्ट की वैल्यू जो है वो ज़्यादा रहती है। यहाँ पे ये बताया है आपको। आगे क्या बोला है कि जो इंडस्ट्री है वो रेफर करती है इकोनॉमिक एक्टिविटी से। इकोनॉमिक एक्टिविटी का मतलब हो गया जिससे आप पैसा जो है वो जनरेट कर सकते हैं, जिसमें आपकी प्रोडक्शन ऑफ गुड्स आ जाती है, मिनरल्स को एक्सट्रैक्ट करना आ जाता है, या सर्विसेज को प्रोवाइड करना आ जाता है। पहले आपने गुड्स की प्रोडक्शन की, ठीक है, एग्रीकल्चर के थ्रू, फिर आपने मिनरल्स को क्या किया, एक्सट्रैक्ट किया अर्थ के क्रस्ट से, फिर उनको क्या की, उनकी सर्विसेज प्रोवाइड की। दस वी हैव आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री। आयरन और स्टील इंडस्ट्री जो है ये हमारे पास क्या है, प्रोडक्शन ऑफ गुड्स हैं। फिर उसके बाद एक्सट्रैक्शन ऑफ कोल, यानी कि एक्सट्रैक्शन ऑफ मिनरल्स क्या है, तो कोल माइनिंग इंडस्ट्री से आपने क्या किया, एक्सट्रैक्ट किया मिनरल्स को। फिर उसके बाद टूरिज्म इंडस्ट्री, तो टूरिज्म इंडस्ट्री जो है वो सर्विस प्रोवाइडर है।
आर प्रोविजन ऑफ सर्विसेज हैं, ठीक है। तो ये है इंडस्ट्री जहाँ से आप अपनी इनकम जो है वो जनरेट करते हैं। अब क्लासिफिकेशन ऑफ इंडस्ट्रीज, इंडस्ट्रीज की क्लासिफिकेशन, इंडस्ट्रीज को 3 कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है, रॉ मटेरियल के बेसिस पे, साइज के बेसिस पे और ऑनरशिप के बेसिस पे। तो एक एक करके हम देखते हैं। पहले रॉ मटेरियल के बेसिस में, रॉ मटेरियल का मतलब होता है कच्चा सामान जिसको आप यूज़ नहीं कर सकते उसी टाइम पे, एट अ टाइम पे यूज़ नहीं कर सकते, ठीक है। तो क्या बोला है, इंडस्ट्री जो है वो एग्रो बेस्ड भी हो सकती है, मिनरल बेस्ड भी हो सकती है, मेराइन बेस्ड भी हो सकती है, फॉरेस्ट बेस्ड भी हो सकती है। डिपेंड करता है कि उसका रॉ मटेरियल जो है, मतलब जैसा जैसा रॉ मटेरियल आप यूज़ करेंगे ना, उसी के बेसिस पे आप जो है वो उस इंडस्ट्री को क्या करोगे, कैटेगराइज करोगे। जैसे यहाँ पे इन्होंने बोला एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज, तो एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री जो आपके एग्रीकल्चर से रिलेटेड होती है। तो एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज जो है वो प्लांट और एनिमल को प्रोडक्ट्स को यूज़ करती है रॉ मटेरियल में, ठीक है। या तो वो प्लांट के प्रोडक्ट यूज़ करेगी या तो वो एनिमल के प्रोडक्ट यूज़ करेगी एज अ रॉ मटेरियल। देन उसके बाद इसमें फूड प्रोसेसिंग होगी, फूड प्रोसेसिंग का मतलब हो गया फूड को प्रोसेस किया जाएगा, ठीक है, रॉ मटेरियल से किसी चीज़ को तैयार किया जाएगा। वेजिटेबल ऑयल हो गया, कॉटन टेक्सटाइल हो गया, डेयरी प्रोडक्ट्स हो गया, लेदर इंडस्ट्रीज़ हो गया, ये सारी की सारी एग्जांपल है एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज़ की। एग्रो बेस्ड के इंडस्ट्रीज़ का बस आप इतना ही याद रखिए, ऐसे प्रोडक्ट्स जो कि एग्रीकल्चर के ऊपर बेस्ड होते हैं। इसमें आपका एनिमल भी आ गया और आपका प्लांट भी आ गया। देखिए यहाँ पे लेदर बेस्ड इंडस्ट्री इन्होंने बोला, तो लेदर इंडस्ट्री एनिमल की स्किन से आपको लेदर जो है वो मिलता है, ठीक है। फिर आता है मिनरल बेस्ड इंडस्ट्रीज, तो मिनरल जो है ये प्राइमरी इंडस्ट्रीज हैं दैट यूज मिनरल्स और एज देयर रॉ मटेरियल। देखिए हमने जो है इससे पहले हमने मिनरल वाला चैप्टर भी पढ़ा था। तो अब ओर्स क्या होते हैं, मिनरल्स ओर का मतलब हो गया इम्प्योर आपके पास मेटल्स। इम्प्योर मेटल्स का मतलब कि जिसको आप एट अ टाइम पे ये नहीं यूज़ कर सकते। जैसे आपके पास आयरन हो गया, आयरन को आपने क्या किया, एक्सट्रैक्ट किया अर्थ की क्रस्ट से, मतलब निकाला। अब उसी आयरन को आप डायरेक्टली यूज़ नहीं ना कर सकते हो, उस आयरन को रिफाइनरी में भेजा जाता है। जब वो रिफाइनरी से रिफाइन होके आता है तब आप आयरन को यूज़ करते हो। तो यहाँ यहाँ पे बोला है कि मिनरल बेस्ड इंडस्ट्रीज वो होती हैं जो आयरन मिनरल ओर्स को अपना रॉ मटेरियल यूज़ करती हैं, एज अ रॉ मटेरियल यूज़ करती हैं। द प्रोडक्ट्स ऑफ दीज इंडस्ट्रीज फीड अदर इंडस्ट्रीज। जो मिनरल बेस्ड इंडस्ट्रीज के प्रोडक्ट होते हैं ना वो दूसरी इंडस्ट्रीज को भी फीड करते हैं। फीड करना मतलब उन मिनरल बेस्ड इंडस्ट्री से या मिनरल ओर से दूसरी इंडस्ट्रीज भी बेनिफिट लेती हैं। जैसे यहाँ पे इन्होंने बोला आयरन मेड फ्रॉम आयरन ओर, आयरन को आयरन ओर से जो है वो बनाया जाता है। तो आयरन ओर जो है वो प्रोडक्ट है मिनरल बेस्ड इंडस्ट्री का, ये एक एग्जांपल इन्होंने बताई है। और इस आयरन दिस इज यूज्ड एज रॉ मटेरियल फॉर द मैन्युफैक्चर ऑफ अ नंबर ऑफ अदर प्रोडक्ट्स सच एज हैवी मशीनरी, बिल्डिंग मटेरियल्स एंड रेलवे कोचेस। तो मतलब इसी आयरन को दूसरी और चीज़ों के लिए भी यूज़ किया जाता है, जैसे बहुत सारे प्रोडक्ट्स को बनाने में, बड़ी बड़ी मशीन्स बनाने में, बिल्डिंग्स का मटेरियल बनाने में, रेलवे के कोचेस डब्बे बनाने में। अब आता है मेराइन बेस्ड इंडस्ट्रीज, तो मेराइन बेस्ड इंडस्ट्रीज होती हैं यूज प्रोडक्ट्स फ्रॉम द सी एंड ओशन एज अ रॉ मटेरियल, यानी कि आपके ओशन से, आपके सीज से जो रॉ मटेरियल आपको मिलता है उस प्रोडक्ट्स का यूज़ करके आप मेराइन बेस्ड इंडस्ट्रीज में बेचते हैं। जैसे आपकी फ़िश होगी, फ़िश में से ऑयल एक्सट्रैक्ट कर लिया, ठीक है, आपकी मेडिसिन बना ली, और भी बहुत सारी चीज़ों का यूज़ कर सकते हो आप इनसे। इंडस्ट्रीज प्रोसेसिंग सी फूड और मैन्युफैक्चरिंग फिश ऑयल और एग्जांपल्स, यहाँ पे यही बता दिया कि सी फूड, ठीक है, सी फूड को भी आप खाते हो। जैसे आपने समुद्र में से मछली पकड़ ली, फिर उसको आप क्या करेंगे, वो रॉ मटेरियल होगा, जब उसको आप बनाएंगे, मैन्युफैक्चर करेंगे और उसके बाद आप उसको खाएंगे, ठीक है। फिर उसके बाद आता है फॉरेस्ट बेस्ड इंडस्ट्रीज, तो फॉरेस्ट बेस्ड इंडस्ट्री यानी कि फॉरेस्ट प्रोडक्ट को आप एज अ रॉ मटेरियल यूज़ कर रहे हो, लकड़ी का यूज़ कर लिया जलाने के लिए, खाना बनाने के लिए, ठीक है। उसके बाद आपका आ जाएगा जैसे अभी हमने एग्जांपल पढ़ी थी, पल्प, वुड से पल्प निकला, पल्प का फिर यूज़ किया पेपर नोटबुक बनाने के लिए, ठीक है। तो वही बताया है, इंडस्ट्रियल जो फॉरेस्ट के पल्प से आपने पेपर बनाया। फार्मास्यूटिकल्स में आपकी मेडिसिन वगैरह भी बहुत सारी जो है वो आपके फॉरेस्ट प्रोडक्ट से बनती हैं। फर्नीचर हो गया, बिल्डिंग्स होगी, ये सारी की सारी एग्जांपल्स हैं आपकी फॉरेस्ट बेस्ड इंडस्ट्रीज़ की। अब आता है साइज़ के बेसिस पे किस तरह से आपकी इंडस्ट्रीज़ को जो क्या है कैटेगराइज किया गया है। तो यहाँ पे अगर आप जब साइज़ की बात करें तो हम बात कर रहे हैं कैपिटल इन्वेस्टेड, कि मतलब एक फैक्ट्री के अंदर कितना पैसा जो है वो इन्वेस्ट किया गया है, कितने लोग जो है वो उस फैक्ट्री के अंदर काम कर रहे हैं, और वहाँ पे कितनी प्रोडक्शन जो है वो सामान की जा रही है। साइज़ के बेसिस पे इंडस्ट्री जो है वो दो कैटेगरीज में डिवाइड है, स्मॉल स्केल एंड लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज, ठीक है। अब जो स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज है उनके बारे में देखेंगे, तो कॉटेज और हाउस होल्ड, कॉटेज होती है छोटी छोटी इंडस्ट्रीज, ठीक है। तो कॉटेज या फिर घर के अंदर जो इंडस्ट्रीज बनाई जाती हैं वो स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज की टाइप होती हैं, जहाँ पे प्रोडक्ट्स जो है वो मैन्युफैक्चर किए जाते हैं हाथों के द्वारा, और इसमें आर्टिसंस होते हैं, कलाकार होते हैं। जैसे कि इसमें बास्केट बना दी, ठीक है,
पॉटरी बर्तन वगैरह बना दिए, या फिर और कोई अदर हैंडीक्राफ्ट्स बना दिया, जो कि एग्जांपल है किसकी, कॉटेज इंडस्ट्रीज की। हैंडीक्राफ्ट्स का मतलब होता है हाथों के द्वारा कोई भी तरह का काम करना। फिर उसके बाद है स्मॉल स्केल इंडस्ट्री जो है वो कम पैसा यूज़ करती हैं, कम अमाउंट ऑफ कैपिटल यूज़ करती हैं, और यहाँ पे टेक्नोलॉजी भी कम यूज़ होती है एज कम्पेयर टू लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज। ठीक है, क्यों? लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज जो है यहाँ पे प्रोडक्ट्स जो है वो बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में बनाए जाते हैं, और यहाँ पे कैपिटल की इन्वेस्टमेंट भी बहुत ज़्यादा होती है, टेक्नोलॉजी भी बहुत बड़ी बड़ी, यहाँ पे बड़ी बड़ी मशीन्स का यूज़ किया जाता है लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज़ में। जैसे लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज़ की यहाँ पे एग्जांपल है सिल्क वीविंग। ठीक है, सिल्क को वीव करना, बनाना। फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज, फूड्स को प्रिपेयर करना, ये क्या है, स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज की एग्जांपल्स हैं। लेकिन जो लार्ज स्केल इंडस्ट्री की एग्जांपल्स हैं वो है प्रोडक्शन ऑफ ऑटोमोबाइल्स, मतलब गाड़ियाँ बना देना, बड़ी बड़ी मशीन्स बना देना, ये एग्जांपल्स हैं आपकी लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज की। ओके, अब आता है ऑनरशिप। तो ऑनरशिप कैन बी क्लासिफाइड इनटू प्राइवेट सेक्टर, स्टेट ऑन्ड और पब्लिक सेक्टर, जॉइंट सेक्टर एंड कोऑपरेटिव सेक्टर। तो ऑनरशिप का मतलब होगा खरीदी हुई, ये बोल सकते हो, जो कि जिसका मालिक हो। तो इंडस्ट्रीज जो है ऑनरशिप में वो 4 कैटेगरीज में डिवाइड है। प्राइवेट सेक्टर यानी कि अपना अपना पर्सनल जिसका इंडस्ट्री होगी। स्टेट ऑन यानी कि स्टेट के या फिर पब्लिक सेक्टर या गवर्नमेंट के अंडर होगी। जॉइंट सेक्टर जिसमें आपका प्राइवेट भी आ जाएगा और गवर्नमेंट भी आ जाएगा, दोनों का शेयर रहेगा। और कोऑपरेटिव सेक्टर में जॉइंट सेक्टर में आ जाएगा, जिसमें आपका बोल सकते हो एक गवर्नमेंट है और एक प्राइवेट है। कोऑपरेटिव सेक्टर में आपका आ जाएगा बहुत सारे लोगों ने मिलकर जो है उसमें क्या किया होगा, पार्टिसिपेट किया होगा। तो यहीं पे आगे एक्सप्लेन किया है, प्राइवेट सेक्टर इंडस्ट्रीज वो होती हैं जो कि एक इंडिविजुअल या फिर ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल लोगों ने क्या किया है, उसको ऑपरेट किया है। पब्लिक सेक्टर इंडस्ट्रीज वो होती हैं जिसमें गवर्नमेंट जो है उसको ऑपरेट करती है, जैसे कि हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड एंड स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड। ठीक है, ये क्या है, गवर्नमेंट फैक्ट्री है, इंडस्ट्री है जो कि गवर्नमेंट के अंडर है। उसके बाद आता है जॉइंट सेक्टर। तो जॉइंट सेक्टर इंडस्ट्रीज वो होती हैं जो आपकी स्टेट और इंडिविजुअल्स दोनों मिलकर क्या करते हैं, चलाते हैं उनको। जैसे मारुति मारुति उद्योग लिमिटेड एक एग्जांपल है जॉइंट सेक्टर इंडस्ट्री की। फिर आती है आपकी कोऑपरेटिव सेक्टर इंडस्ट्रीज। तो कोऑपरेटिव सेक्टर इंडस्ट्रीज वो इंडस्ट्रीज होती हैं जिसको प्रोड्यूसर और सप्लायर जो हैं रॉ मटेरियल्स को बनाते हैं, मतलब प्रोड्यूस करते हैं या सप्लाई करते हैं। वर्कर्स जो हैं यहाँ पे ऑफ बोथ आनंद मिल्क यूनियन लिमिटेड एंड सुधा डायरी आर सक्सेस स्टोरीज ऑफ अ कोऑपरेटिव वेंचर। कहने का मतलब ये है, कोऑपरेटिव में क्या होता है, बहुत सारे लोग जो है वो मिलकर क्या करते हैं, आपकी फैक्ट्रीज को चलाते हैं। आनंद मिल्क यूनियन, आपने आनंद मिल्क यूनियन के बारे में सुना होगा, एक बंदा है वो अलग अलग तरह के काम कर रहा है, मतलब बहुत सारे बंदे जो हैं उस डायरी से अलग अलग तरह के क्या कर रहे हैं, काम कर रहे हैं। उसके बाद आता है फैक्टर्स अफेक्टिंग लोकेशन ऑफ इंडस्ट्रीज, यानी कि एक इंडस्ट्री जो है वो कहाँ पे लोकेट की जा सकती है, कहाँ पे बनाई जा सकती है। तो इंडस्ट्रीज की लोकेशन जो है वो अफेक्ट करती है, उसके लिए फॉलोइंग फैक्टर्स अफेक्ट करते हैं। मतलब एक इंडस्ट्री को कहाँ हम सेट कर सकते हैं, तो इंडस्ट्री जो है वो सेट होगी जहाँ पे आपको रॉ मटेरियल इजीली अवेलेबल हो, लैंड वहाँ की अच्छी होनी चाहिए, वाटर फैसिलिटी अवेलेबल होनी चाहिए, लेबर मजदूर वहाँ मिलने चाहिए, पावर बिजली आ रही है या नहीं, लाइट का क्या सीन है वहाँ पे वो पता होना चाहिए, कैपिटल कितनी इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए, ट्रांसपोर्ट यानी कि सामान को जो मैन्युफैक्चर किया जाएगा इंडस्ट्री के अंदर उसको एक जगह से दूसरी जगह पहुँचाने के लिए वहाँ पे ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम जो है वो अच्छा है कि नहीं, मार्केट पास में है कि नहीं, सामान को हम मार्केट तक पहुँचा पाएंगे कि नहीं। तो ये सारे के सारे फैक्टर्स जो हैं वो अवेलेबल होने चाहिए एक इंडस्ट्री को सेटअप करने के लिए। इंडस्ट्रीज जो हैं आर सिचुएटेड वेयर सम आर ऑल ऑफ दीज फैक्ट्रीज आर इजीली अवेलेबल। जहाँ पे ये सारी चीज़ें अवेलेबल होंगी वहाँ पे हम फैक्ट्री जो है, इंडस्ट्री जो है वो इजीली क्या कर सकते हैं, सेटअप कर सकते हैं। कई बार जो है वो भी देखा जाता है कि गवर्नमेंट जो है वो कुछ इनिशिएटिव जो है वो प्रोवाइड करती है, सब्सिडाइज पावर, लोअर ट्रांसपोर्ट कॉस्ट, अदर इंफ्रास्ट्रक्चर, सो दैट इंडस्ट्री में बी लोकेटेड इन बैकवर्ड एरियाज। यानी कि जो आपके पिछड़े हुए गाँव, मतलब गाँव के इलाके होते हैं ना, वहाँ पे गवर्नमेंट जो है वो कुछ इंसेंटिव्स देती है लोगों को, जो मतलब फैक्ट्रीज सेटअप कर रहे होते हैं उनको। क्या होता है, मतलब सामान को एक जगह से दूसरी जगह पहुँचाने में कम पैसा लगता है, पावर जो है उनको प्रोवाइड की जाती है, और अदर इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो गवर्नमेंट के द्वारा इंडस्ट्रियलिस्ट को दिए जाते हैं, ताकि बैकवर्ड एरियाज में भी आपकी फैक्ट्रीज जो है वो लोकेट हो सके। इंडस्ट्रियलाइजेशन ऑफिस लेड टू द डेवलपमेंट एंड ग्रोथ ऑफ टाउन्स एंड सिटीज़। तो जहाँ जहाँ इंडस्ट्री सेटअप होगी वहाँ वहाँ पे उन टाउन्स और सिटीज़ की डेवलपमेंट भी होगी और ग्रोथ भी होगी। ओके, ये आपको एक चार्ट सा बनाया हुआ है, जब भी आपको ऐसे पूछा जाए ना कि एक इंडस्ट्री की लोकेशन के लिए कौन कौन से फैक्टर्स अवेलेबल, मतलब अफेक्ट करते हैं, कौन कौन से फैक्टर्स जो है वो अवेलेबल होने चाहिए जहाँ पे हम फैक्ट्री को क्या कर सकते हैं, सेटअप कर सकते हैं। तो सबसे पहले फैक्ट्री की लोकेशन के लिए रॉ मटेरियल जो है वो बहुत ज़रूरी होता है। रॉ मटेरियल होगा तभी तो वहाँ पे किसी चीज़ को बनाया जाएगा ना, मैन्युफैक्चर किया जाएगा। लेबर वहाँ पे
मजदूर होने चाहिए, पैसा लगा होना चाहिए, मार्केट पास होनी चाहिए, वाटर फैसिलिटीज़ अवेलेबल होनी चाहिए, ठीक है। उसके बाद पावर, बिजली है कि नहीं, लैंड अच्छी है कि नहीं, ट्रांसपोर्ट सिस्टम वहाँ पे अवेलेबल है कि नहीं, कम्युनिकेशन कर सकते हैं लोगों के साथ कि नहीं, ये सारी की सारी चीज़ें जो है ये अवेलेबल होनी चाहिए, तभी एक फैक्ट्री वहाँ पे सेटअप हो सकती है। अब इंडस्ट्रियल सिस्टम, इंडस्ट्रियल सिस्टम या इंडस्ट्रीज किस तरीके से चलती हैं, तो इंडस्ट्रियल सिस्टम में 3 चीज़ें इंपॉर्टेंट होती हैं। इनपुट्स, प्रोसेसेस एंड आउटपुट्स। क्या होते हैं ये, एक एक करके देखते हैं। इनपुट्स में आपका रॉ मटेरियल आ जाता है, आपकी लेबर आ जाती है, लैंड की कॉस्ट आ जाती है, ट्रांसपोर्ट आ जाता है, पावर आ जाता है, और अदर अदर इंफ्रास्ट्रक्चर जो अभी हमने अब लोकेशन के लिए पढ़े। उसके बाद प्रोसेसेस में क्या आ जाता है, प्रोसेसेस में बहुत सारी एक्टिविटीज़ आ जाती हैं, जैसे कि आपके रॉ मटेरियल को फिनिश्ड प्रोडक्ट में कन्वर्ट किया जाता है। यहाँ पे देखिए, आटे से आपके बिस्किट बनते हैं, ठीक है। अब वो जो आटा है ना, वो आटा जो है वो रॉ मटेरियल है, आटा जो है आपके पास फ्लोर। फिर आपके पास जो बिस्किट है, ये आपके पास क्या है, फिनिश्ड प्रोडक्ट है। इसकी वैल्यू जो है वो ज़्यादा है, क्योंकि इसको लोग ज़्यादा खरीदेंगे। आटे को कौन बोलेगा आटा खरीदेगा फिर उससे हम बिस्किट बनाएंगे, लोग डायरेक्ट बिस्किट खरीदेंगे, तो बिस्किट की वैल्यू जो है वो ज़्यादा रहती है। फिर उसके बाद प्रोसेसेस में आगे आ जाता है। आउटपुट्स में क्या आता है, वो एक एंड प्रोडक्ट होता है। जो बिस्किट आपके पास बन के आया वो एंड प्रोडक्ट है, ठीक है, जिससे आप क्या करते हैं, इनकम को अर्न करते हैं। तो जैसे यहाँ पे इन्होंने एग्जांपल दी टेक्सटाइल इंडस्ट्री की। यहाँ पे इनपुट किया कॉटन, ठीक है। कॉटन जो है वो क्या है, रॉ मटेरियल है, ह्यूमन लेबर भी आपका रॉ मटेरियल है, फैक्ट्री ने उसको मैन्युफैक्चर किया, और ट्रांसपोर्ट कास्ट उसका क्या रहा, आपका ये मतलब ये रॉ मटेरियल्स में आ जाता है। फिर प्रोसेसिंग क्या होती है, जिसमें आपकी गिनिंग की, गिनिंग का मतलब होता है सीड, कॉटन में से सीड्स को अलग करना, स्पिनिंग की, उसको मतलब उसके वो बनाने, धागे बनाने, फिर वीव किया, फिर डाइंग किया, फिर प्रिंट किया, और जो फाइनल आपके पास बन के आया वो क्या रहा, आपकी शर्ट जो आपकी आपने पहनी होती है, ठीक है। ये आपको तीनों यहाँ पे एग्जांपल्स दी हैं। ये कॉटन, ह्यूमन लेबर, फैक्ट्री, ट्रांसपोर्ट कास्ट, ये आपके पास रॉ मटेरियल की फॉर्म में आ जाएंगे, यानी कि इनपुट्स आ जाएंगे। ये है आपके पास इनपुट्स, ठीक है। प्रोसेसेस में ये सारे के सारे आपके पास क्या हैं, प्रोसेसेस, कि क्या क्या प्रोसेस किया, और ये जो है आपने शर्ट जो पहनी होगी ये आपका आउटपुट होगा, रिजल्ट होगा, ठीक है। फिर उसके बाद आता है इंडस्ट्रियल रीजन्स। इंडस्ट्रियल रीजन्स यानी कि इंडस्ट्रीज कहाँ कहाँ पे सेटअप है। तो यहाँ पे थोड़ा सा ये ब्लर है, आप अपनी बुक्स में देख लीजिएगा। यहाँ पे आपको वर्ल्ड के मैप पे जगह बताई हुई है, लोकेशंस बताई है कि कहाँ कहाँ पे इंडस्ट्रीज जो है वो क्या है, सेटअप है। तो यहाँ पे आपका जो है जो आपका वाइट कलर में है, तो वो है वर्ल्ड इंडस्ट्रियल बेल्ट, जहाँ जहाँ पे आपके वर्ल्ड में इंडस्ट्री सेटअप है। और दूसरा है इंडस्ट्रियल रीजन, क्योंकि इंडिया मतलब इंडस्ट्रियल रीजन कौन कौन से हैं, ओके। फिर उसके बाद क्या है, इंडस्ट्रियल रीजन जो है इमर्ज व्हेन अ नंबर ऑफ इंडस्ट्रीज आर लोकेटेड क्लोज टू ईच अदर एंड शेयर द बेनिफिट ऑफ देयर क्लोजनेस। इंडस्ट्रियल रीजन जो है वो तब इमर्ज होते हैं जब बहुत सारी इंडस्ट्रीज जो है वो एक दूसरे के आसपास में लोकेटेड होती हैं और शेयर करती हैं बेनिफिट्स को बिकॉज ऑफ देयर क्लोजनेस। यानी कि वो एक दूसरे के पास है, इसलिए वो एक दूसरे का बेनिफिट जो है वो क्या, फ़ायदा जो है वो क्या करती हैं, उठाती हैं। मेजर इंडस्ट्रियल रीजन जो है वर्ल्ड के अंदर वो कौन से हैं, ईस्टर्न नॉर्थ अमेरिका, वेस्टर्न सेंट्रल यूरोप, ईस्टर्न यूरोप एंड ईस्टर्न एशिया, जो कि आपको फिगर 5.4 में बताए हैं, जो अभी मैं आपको पीछे बता रही थी वर्ल्ड की फिगर। मेजर इंडस्ट्रियल रीजन जो है वो ऐसे एरियाज में लोकेटेड होते हैं जो टेम्परेट एरियाज, मतलब अच्छे एरियाज होंगे, सी पॉट्स के पास होंगे, और स्पेशली नियर कोल्ड फील्ड्स। कोल्ड फील्ड्स के क्यों बोला है, क्योंकि यहाँ से उनको पावर जो है वो क्या होगी, सप्लाई होगी, इसलिए वो वहाँ पे लोकेट करते हैं। इंडिया जो है, इंडिया के अंदर भी बहुत सारे सेवरल इंडस्ट्रियल रीजन्स हैं, जैसे मुंबई, पुणे पुणे क्लस्टर, बैंगलोर तमिलनाडु रीजन, हुगली रीजन, अहमदाबाद बड़ौदा रीजन, छोटा नागपुर इंडस्ट्रियल बेल्ट, विशाखापट्टनम गुंटूर बेल्ट, गुड़गांव दिल्ली मेरठ रीजन, और कोल्लम त्रिवेंद्रमपुरम इंडस्ट्रियल क्लस्टर। ये आपको इंडिया के अंदर उन स्टेट्स के नाम बताए हैं जहाँ जहाँ पे आपकी इंडस्ट्री जो है वो सेटअप है। अब यहाँ पे इंडस्ट्रियल डिजास्टर के बारे में बताया है। डिजास्टर यानी कि तबाही, इंडस्ट्रीज के कारण तबाही हुई थी। तो यहाँ पे आपको दो ट्रेजेडीज बताई हैं, एक भोपाल गैस ट्रेजेडी बताई है और एक चाइना में गैस क्यूब के बारे में बताया है। तो यहाँ पे सबसे पहले उन्होंने बताया कि 3 दिसंबर 1984 में भोपाल में 12:30 बजे, सुबह के 12:30 बजे एक टेक्नोलॉजिकल एक्सीडेंट हुआ था, जिसमें हाईली पॉइजनस मिथेल आइसोसाइनेट, मतलब जिसको MIC बोला जाता है, बहुत ही जहरीली गैस जो थी वो क्या हुई थी, दूसरी गैसों के साथ, हाइड्रोजन साइनेट और अदर रिएक्शन प्रोडक्ट्स जो थे वो लीक हो चुके थे। कहाँ पे, पेस्टिसाइड फैक्ट्री के अंदर ऑफ यूनियन कैराबाइड, पेस्टिसाइड फैक्ट्री ऑफ यूनियन कैराबाइड। यहाँ पे क्या हुए थे, पॉइजनस गैसेस जो थी वो क्या हुई थी, यहाँ पे उनकी रिएक्शन हुई थी। तो यहाँ पे 3598 लोगों की डेथ हो गई थी 1989 में। 1000 लोग जो थे वो अभी भी सर्वाइव कर रहे हैं, जो मतलब उस फैक्ट्री के अंदर काम कर रहे थे वो अभी भी सर्वाइव कर रहे हैं, लेकिन उनको बहुत सारी प्रॉब्लम जो है वो सफ़र करनी पड़ रही है, जैसे ब्लाइंडनेस, ठीक है, कुछ लोगों अंधे हो गए हैं, कुछ लोगों का इम्यून सिस्टम जो है वो ख़राब हो गया, कईयों को गैस गैस की प्रॉब्लम हो चुकी है। तो ये क्या है, इंडस्ट्रियल डिजास्टर है। दूसरा आपको एक अनदर इंसिडेंट दिया है जो कि 23 दिसंबर 2005 में हुआ था। तो यहाँ पे भी गैसेस जो थी वो ब्लो आउट हुई थी
गोवा कियाओको को चोंगिंग जो कि चाइना में है। 243 पीपल जो थे ये मर गए थे, 9000 लोग जो थे वो इंजर्ड हुए थे और 64,000 पीपल को इवैक्यूएटेड किया गया, वहाँ से निकाला गया। बहुत सारे पीपल जो थे वो मर गए थे बिकॉज इस वजह से, क्योंकि वो उस एक्सप्लोजन से भाग नहीं सके थे, मतलब वो वहीं पे रुक गए। Those who could not escape in time suffered burns to their eyes, skin and lungs from the gas। तो जो लोग वहाँ से भाग नहीं सके उनको क्या हुआ, सफ़र करना पड़ा, उनकी आंखें जो थी वो जल गई, उनकी स्किन जल गई और उनके लंग्स में गैस घुस गई, इसी वजह से उनकी डेथ हो गई थी। ठीक है, अब किस तरह से इस रिस्क के मेजर्स को रिडक्शन की जाती है, कम कम कर सकते हैं, इस तरह की मतलब हादसे ना हो, तो क्या 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 मेजर्स जो है मतलब अपनाने चाहिए। तो जहाँ पे पॉपुलेशन जो है वो ज़्यादा होती है और जहाँ पे लोग जो है वो रहते हैं, तो वहाँ पे फैक्ट्रीज नहीं सेटअप करनी चाहिए, उनसे कहीं दूर जाके मतलब खाली एरिया में इंडस्ट्री जो है वो बनाई जानी चाहिए। पीपल जो है वो इंडस्ट्रियल एरियाज में जहाँ पे अगर रहते हैं तो उनको अवेयर कर देना चाहिए कि वहाँ पे बहुत ही खतरनाक गैसेज हैं, तो कई भी मतलब आपको कुछ पॉसिबल स्टेप्स जो है उठाने चाहिए उन गैसेज से, या इस तरह के एक्सीडेंट जो है वो ना हो। फायर वार्निंग और फाइटिंग सिस्टम जो है वो इम्प्रूव करना चाहिए वहाँ का। देन उसके बाद स्टोरेज कैपेसिटी जो है टॉक्सिक सब्सटेंसेस की शुड बी लिमिटेड, मतलब उतना ही इंडस्ट्री के अंदर टॉक्सिक सब्सटेंसेस होने चाहिए जितने की यूज़ हो, ज़्यादा नहीं होना चाहिए। पोल्यूशन डिस्पर्शन क्वालिटीज़ इन द इंडस्ट्री शुड बी इम्प्रूव, बहुत ज़्यादा पोल्यूशन जो है वो एमिट किया जाता है इंडस्ट्रीज़ के थ्रू, तो उसके अंदर भी इम्प्रूवमेंट लानी पड़ेगी, तभी जाके ये जो डिज़ास्टर होते हैं इंडस्ट्रियल सेक्टर के अंदर ये नहीं होंगे। अब आता है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मेजर इंडस्ट्रीज। तो आई थिंक वीडियो ज़्यादा बड़ा हो गया है, बट हम इसमें एक ही जो इंडस्ट्री है उसके बारे में पढ़ेंगे। तो यहाँ पे क्या है, वर्ल्ड्स मेजर इंडस्ट्री जो है वो कौन सी है, आयरन और स्टील इंडस्ट्री। ठीक है, उसके बाद टेक्सटाइल इंडस्ट्री आता है और फिर आपके पास आता है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इंडस्ट्री। अब जो आयरन और स्टील एंड टेक्सटाइल इंडस्ट्री है ये ओल्डर इंडस्ट्रीज है। ओल्डर इंडस्ट्रीज कहने का मतलब बहुत पुरानी है, बल्कि टेक्नोलॉजी इंडस्ट्री जो है वो अभी अभी इमर्जिंग इंडस्ट्री है। इमर्जिंग इंडस्ट्री का मतलब होता है जो अभी अभी आई हो, तो इमर्जिंग इंडस्ट्रीज जो है उनको सनराइज इंडस्ट्रीज भी बोला जाता है। इसमें आपकी इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, वेलनेस, हॉस्पिटैलिटी एंड नॉलेज, मतलब कहने का मतलब ये है इमर्जिंग इंडस्ट्रीज वो होती हैं जो कि अभी रिसेंटली जो है वो ऐड हुई हैं, बट बहुत तेज़ी से ये क्या कर रही हैं, बढ़ रही हैं, मतलब इनकी डेवलपमेंट हो रही है। देन इसके बाद कंट्रीज जहाँ जहाँ आपकी आयरन और स्टील इंडस्ट्री जो है वो लोकेटेड है वो कौन कौन सी है, जर्मनी, यूएसए, चाइना, जापान, रशिया। और टेक्सटाइल इंडस्ट्री जो है वो कहाँ कहाँ पे लोकेटेड है, इंडिया में, हांगकांग में, साउथ कोरिया, जापान एंड ताइवान। और जो मेजर हब्स हैं यानी कि मेजर इंडस्ट्रीज हैं इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इंडस्ट्रीज की या प्लेसेस हैं वो कौन सी हैं, सिलिकॉन वैली ऑफ सेंट्रल कैलिफोर्निया और बेंगलोर रीजन ऑफ इंडिया। यहाँ पे आपकी ये तीनों मतलब लोकेशंस बताई हुई हैं कि कौन कौन सी जगह पे आपकी कौन कौन सी इंडस्ट्री जो है वो लोकेटेड है। अब आती है आपके पास सबसे पहले आयरन एंड स्टील इंडस्ट्रीज। तो लाइक अदर इंडस्ट्रीज, दूसरी इंडस्ट्रीज की तरह आयरन और स्टील इंडस्ट्री जो है ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, और साथ ही साथ में ये भी यहाँ पे भी इनपुट होता है, प्रोसेसिंग होती है और आउटपुट्स आपको मिलते हैं। ठीक है, ये एक फीडर इंडस्ट्री है। फीडर इंडस्ट्री का मतलब होता है जो दूसरी इंडस्ट्रीज को क्या करती है, सपोर्ट करती है, और दूसरी फैक्ट्रीज को ये क्या करती है, रॉ मटेरियल प्रोवाइड करती है, ताकि वो उस रॉ मटेरियल के प्रोडक्ट्स को यूज़ करके आगे काम कर सकें। इनपुट्स जो हैं, इसका इनपुट बताया है आयरन और स्टील इंडस्ट्री का इनपुट जो है इंडस्ट्री के लिए वो इंक्लूड करता है रॉ मटेरियल को। रॉ मटेरियल यहाँ पे क्या आ जाएगा, आयरन ओर हो गया, कोल हो गया, लाइमस्टोन हो गया, इसके साथ साथ लेबर भी मिलती है, कैपिटल, साइट और अदर इंफ्रास्ट्रक्चर, ये सारे के सारे क्या आ जाएंगे, इसमें रॉ मटेरियल्स आएंगे। जो प्रोसेस है कन्वर्टिंग आयरन ओर का, ठीक है, प्रोसेस मतलब जो आयरन ओर को कन्वर्ट किया जाता है स्टील में बहुत सारी स्टेजेस को फॉलो करके। रॉ मटेरियल जो है वो क्या करता है, उसको ब्लास्ट फर्नेस यानी कि आग की भट्टी में डाला जाता है और फिर वहाँ पे उसकी स्मेल्टिंग की जाती है। यहाँ पे स्मेल्टिंग की आपको डेफिनेशन नहीं दी है, लेकिन स्मेल्टिंग का मतलब पता है क्या होता है, स्मेल्टिंग का मतलब होता है कि जहाँ पे आपके मेटल्स को, मिनरल्स को क्या किया जाता है, मेल्ट किया जाता है, ताकि उसको एक शेप दी जा सके। ठीक है, तो रॉ मटेरियल को भट्टी में डाला जाता है जिसको वहाँ पे स्मेल्टिंग की जाती है, इट इज़ देन रिफाइंड, और फिर उसको वहाँ पे मेल्टिंग करने के बाद जब वो मेल्ट हो जाता है, पिघल जाता है, तो उसको रिफाइन कर दिया जाता है, जब उसको एक शेप ले लेता है। जो आउटपुट ऑब्टेन यानी कि जो आपके पास रिजल्ट में जो आपके पास एंड प्रोडक्ट आता है ना, वो क्या आता है, स्टील आता है, जिसको बहुत सारी दूसरी इंडस्ट्रीज जो है वो यूज़ करती हैं एज अ रॉ मटेरियल। यहाँ पे देखिए बताया है मतलब 8,000 टन का कोल जो है वो यूज़ होता है। फिर 4,000 टन का जो आयरन ओर है, 1 टन का लाइमस्टोन यूज़ होता है। फिर ये सारी चीज़ें यूज़ करके आपके पास 1,000 टन जो है स्टील बनकर आता है। अब आता है कि स्टील जो है वो टफ होता है,
और उसको ईजिली शेप दी जाती है, कट कर सकते हैं और वायर में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। और स्पेशल अलॉयज़ जो है मतलब और भी मेटल जो है वो स्टील में ऐड किए जाते हैं ताकि उसको हार्ड किया जा सके, टफ किया जा सके और उसको रस्टिंग से बचाया जा सके, ठीक है, मतलब उसके ऊपर जो है वो रस्ट ना लगे, ठीक है। जैसे इसमें अल्युमिनियम, निकल, कॉपर इन अलॉय का यूज़ किया जाता है ताकि स्टील को मजबूत बनाया जा सके और उसको जंग ना लगे, इससे बचाया जा सके। स्टील जो है उसको बैकबोन ऑफ मॉडर्न इंडस्ट्री के नाम से भी जाना जाता है। ऑलमोस्ट एवरीथिंग वी यूज इज आइदर मेड ऑफ आयरन और स्टील हैज़ बीन मेड विद टूल्स एंड मशीनरी ऑफ दीज मेटल्स। कहने का मतलब ये है कि हर एक चीज़ जिसको हम आज के टाइम पे यूज़ करते हैं वो आयरन या स्टील की बनी होती है। और आयरन और स्टील के मतलब बनी तो होती है, वो टूल्स और मशीनरी जिनसे हम आयरन और स्टील को बनाते हैं इवन दो वो भी मेटल के होते हैं, वो भी इन्हीं से बने होते हैं। शिप्स होगी, ट्रेन्स होगी, ट्रक्स हो गए, ऑटोज हो गए, ये सारे के सारे किससे बने हैं? स्टील के बने हैं। इवन सेफ्टी पिन से लेके नीडल्स तक जो है वो क्या है, जो हम यूज़ करते हैं वो भी स्टील से बनी हुई है। ऑयल वेल्स आर ड्रिल्ड विद स्टील मशीनरी, जो जहाँ से आपके तेल को निकाला जाता है, ठीक है, तेल के कुओं से निकाला जाता है, वो भी स्टील मशीनरी से ही बने हैं। स्टील पाइपलाइन जो है वो क्या करती हैं, ट्रांसपोर्ट करती हैं ऑयल को। उसके बाद मिनरल्स जो हैं उनको स्टील इक्विपमेंट्स के साथ माइन किया जाता है। और जो आपके पास खेतों में मशीन्स यूज़ की जाती हैं वो भी स्टील की ही बनी होती हैं। बिल्डिंग्स में ज़्यादातर मटेरियल जो है वो स्टील का ही लगाया जाता है, ठीक है। आपके जैसे रेलिंग होगी, जैसे आप ग्रिल बोलते हो जिसको, ठीक है, और आपकी खिड़कियाँ दरवाजे भी आजकल स्टील के लग रहे हैं। अब आपके पास आगे आता है 1800 से पहले आयरन और स्टील इंडस्ट्री जो थी ना वो वहाँ पे लोकेट होती थी जहाँ पे आपको रॉ मटेरियल मिल जाए। लोकेट होने का मतलब वहाँ पे बनाई जाती थी, वहाँ पे सेटअप की जाती थी जहाँ पे रॉ मटेरियल ईजिली मिल जाए, पावर सप्लाई हो, ठीक है, लाइट हो, इलेक्ट्रिसिटी हो, रनिंग वाटर हो। जहाँ भी ये तीन की तीन चीज़ें जहाँ अवेलेबल होती थी ना वहाँ पे इंडस्ट्री को सेटअप कर दिया जाता था। लेकिन बाद में जो आइडल लोकेशन था इंडस्ट्री का, यानी कि जहाँ पे इंडस्ट्री सेटअप की जाती थी उसको चेंज कर दिया, यानी कि जहाँ पे कोल फील्ड होती थी और साथ ही साथ में कैनाल्स और रेलवेज होते थे। जहाँ पे ये चीज़ें होंगी, कोल फील्ड्स होंगे, कैनाल्स होंगी, रेलवेज होंगी, वहाँ पे इंडस्ट्रीज को सेटअप किया गया। लेकिन 1950 के बाद आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री जो थी वो वहाँ पे लोकेट की जाने लगी जहाँ पे लैंड जो थी वो फ्लैट होती थी और साथ में जहाँ पे सी पोर्ट्स होते थे, समुद्र बंदरगाह होते थे। ये इसलिए बिकॉज टाइम स्टील वर्क्स हैड बिकम वेरी लार्ज एंड आयरन और हैड टू बी इम्पोर्टेड फ्रॉम ओवरसीज। तो मतलब स्टील जो था वो इतना ज़्यादा यूज़ किया जाने लगा और आयरन और को इम्पोर्ट भी किया जा रहा था ओवरसीज़ के पास से, इसलिए वहाँ पे लोकेट की गई। इंडिया के अंदर आयरन और स्टील इंडस्ट्री जो थी वो क्या कर रही थी, हेल्प कर रही है रॉ मटेरियल, चीप लेबर, ट्रांसपोर्ट एंड मार्केट, यानी कि हेल्प कर रही, डेवलप हो रही है। एज वेल एज ऑल द इंपॉर्टेंट स्टील प्रोड्यूसिंग सेंटर्स, जहाँ जहाँ पे आपका स्टील जो है वो प्रोड्यूस किया जाता है, भिलाई हो गया, दुर्गापुर, बुरहानपुर, जमशेदपुर, रोडकेला, बकरोल, ये सारे के सारे यहाँ पे आर सिचुएटेड इन अ रीजन दैट सेपरेट्स अवर 4 स्टेट्स। ये वो रीजन्स हैं जो कि 4 स्टेट्स के अंदर सब मतलब आते हैं, जैसे वेस्ट बंगाल, झारखंड, ओडिशा, छत्तीसगढ़, भद्रावती एंड विजयनगर इन कर्नाटका, विशाखापट्टनम इन आंध्र प्रदेश, सलीम इन तमिलनाडु एंड अदर इंपॉर्टेंट स्टील सेंटर यूटिलाइजिंग लोकल रिसोर्सेज। ये सारे के सारे आपको रीजन्स बताए हैं, स्टेट्स बताई हैं जहाँ पे आपकी स्टील और आयरन इंडस्ट्री जो है वो सेटअप है। देन उसके बाद आता है आपका इंडिया स्टील प्रोडक्शन इंक्रीज्ड। इंडिया के अंदर स्टील की प्रोडक्शन जो है वो इंक्रीज हो रही है 1 मिलियन टन इन 1947 टू 13 मिलियन टन इन 2002। यानी कि 1947 में 1 मिलियन टन जो स्टील था वो प्रोड्यूस किया जा रहा था, लेकिन 2002 आते आते ये नंबर इंक्रीज होकर 30 मिलियन टन पहुंच गया है, ठीक है। यहाँ पे आपको ये देखिए पूरी फिगर बताई है कि चेंजिंग लोकेशन ऑफ द आयरन स्टील इंडस्ट्री, यानी कि 1950 में 1850 में देखो कहाँ पे थी, 1950 में कहाँ थी, अब बेस्ट लोकेशन जो है वो 1950 के बाद ही मिली इसको, ठीक है। तो यहाँ पे हम ख़त्म करते हैं, इसके बाद का जो रिमेनिंग टॉपिक रह जाएगा उसको हम नेक्स्ट वीडियो में लेके आऊँगी। यहाँ तक कोई डाउट या कुछ समझ ना आया हो तो आप मुझे पूछ सकते हैं, वीडियो काफ़ी लंबा हो गया है। तो थैंक यू एंड हैव अ गुड डे। वीडियो अच्छा लगा हो तो अपने फ्रेंड के साथ शेयर करें, लाइक करें वीडियो को एंड चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।